एक यंग लड़का जो आर्किटेक्चर के सपने देखता था, कैसे बना इंडिया के इंडस्ट्रियल एम्पायर का सबसे बड़ा फेस। आइए जानते हैं रतन टाटा जी की कहानी के बारे में। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी फैमिली में हुआ, जो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलीज में से एक थी। रतन टाटा को एक लेगेसी मिली जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन ये जर्नी उतनी आसान नहीं थी जितनी लोग समझते हैं। रतन टाटा के दादाजी जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत करी। जे.आर.डी. टाटा ने इस एम्पायर को फर्दर ग्रो किया, पर जब रतन टाटा छोटे थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। इस वजह से उनकी दादी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। इस पर्सनल स्ट्रगल ने उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। रतन टाटा की स्कूलिंग मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। फर्दर स्टडीज़ के लिए उन्होंने फिर यूएसए का रुख किया। यूएसए में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट करी। उस स्पेसिफिक टाइम पर रतन टाटा जी का सपना एक आर्किटेक्चर बनने का था, मगर उनकी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था। 1961 में रतन टाटा ने अपनी जर्नी टाटा ग्रुप में शुरुआत करी, मगर अनलाइक अ टिपिकल हायर, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जूनियर वर्कर की तरह की। टाटा स्टील की फैक्ट्री के फ्लोर पर काम करते हुए उन्होंने मैनुअल लेबर किया, मशीन्स को ऑपरेट किया और वर्कर्स के साथ काम करते हुए उन्होंने ग्राउंड लेवल से इंडस्ट्री को समझा। इवेंचुअली 1991 के बाद जे.आर.डी. टाटा ने रिटायर होने के बाद रतन टाटा को टाटा ग्रुप के चेयरमैन का रोल सौंपा। उस वक्त टाटा ग्रुप एक जायंट कॉरपोरेट तो था, मगर ज़्यादातर बिजनेस उनका इंडिया के अंदर तक ही सीमित था। रतन टाटा का विजन इस कंपनी को एक ग्लोबल एम्पायर बनाने का था। उन्होंने सबसे पहले वेरियस बिजनेसेस को कंसोलिडेट करने का एक मेजर स्टेप लिया। उस वक्त टाटा ग्रुप में लगभग 300 इंडिपेंडेंट कंपनीज थी, जो ऑफन कम्पीट करती थी एक दूसरे के साथ। उन्होंने इस फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन किया और टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को ग्लोबल मार्केट में एंटर करवाया। टीसीएस आज आईटी सर्विसेज का एक ग्लोबल लीडर है, लेकिन 1990s में रतन टाटा जी ने ही इसे एक्सपेंड करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप में कुछ लैंडमार्क एक्विजिशंस किए, जिन्हें इंडियन कॉरपोरेट हिस्ट्री में अभी तक याद किया जाता है। 2007 में टाटा ने एंग्लो डच स्टील मेकर कंपनी कोरस को $13 बिलियन में एक्वायर किया और फिर 2008 में ब्रिटिश कार मेकर जैगुआर लैंड रोवर को $2.23 बिलियन में एक्वायर किया। इन डील्स ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पर एस्टेब्लिश किया। रतन टाटा की 21 साल की लीडरशिप के अंदर टाटा ग्रुप का रिवेन्यू 40 टाइम्स और प्रॉफिट 50 टाइम्स ग्रो किया। एक्विजिशंस के अलावा उन्होंने इनोवेशन पर भी फोकस किया। टाटा नैनो, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती कार बनने के लिए लॉन्च हुई थी, वो भी रतन टाटा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसका पर्पस था इंडिया के आम आदमी के लिए एक अफोर्डेबल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना। हालांकि बैड ब्रांड मार्केटिंग की वजह से ही उतनी चली नहीं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अलावा वह एक विजनरी फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे। उन्होंने हमेशा माना है कि बिजनेस का असली पर्पस प्रॉफिट के अलावा सोसाइटी को इम्प्रूव करना भी है। उनकी लीडरशिप के अंडर टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट का मेजर प्रॉफिट चैरिटी सोशल वर्क में इन्वेस्ट किया गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वर्ल्ड रिनाउंड है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज सोशल साइंस की फील्ड में एक लीडर है। अगर एजुकेशन की बात करें तो टाटा ट्रस्ट के थ्रू काफ़ी स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स लॉन्च करी गई हैं, जो इंडिया के रूरल और अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी रतन टाटा जी ने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। हार्वर्ड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटीज़ को सिग्निफिकेंट डोनेशंस दिए गए, जिससे एजुकेशन की फील्ड में ग्लोबल एडवांसमेंट्स हो सकें। 2008 के मुंबई अटैक्स में ताज होटल, जो कि टारगेट हुआ था, रतन टाटा ने पर्सनली उसे रिबिल्ड करवाया। उन्होंने ताज के एम्प्लॉयज़ और विक्टिम्स की फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड किया और इस टफ टाइम में उन्होंने अपने कंपैशन और रेजिलियंस का एग्जाम्पल सेट किया। नेचुरल डिज़ास्टर्स और नेशनल इमरजेंसीज के दौरान भी टाटा ट्रस्ट ने हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। टाटा ग्रुप ने डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स में फंड्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हुए इम्पैक्टेड कम्युनिटीज़ को हेल्प किया। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसको लेकर वो ज़्यादातर प्राइवेट ही रहे हैं, मगर एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में बताया।
उन्होंने बताया कि वो 4 रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं। जैसे एक यूएस की लड़की से उन्हें प्यार हुआ था और वो उससे शादी भी करना चाहते थे, मगर किसी कारण उनको इंडिया वापस लौटना पड़ा और उनकी पार्टनर ने उनके साथ आने से मना कर दिया। उसके बाद रतन टाटा ने किसी से भी शादी नहीं की। रतन टाटा ने इंडियन इकोनॉमिक लैंडस्केप को रीडिफाइन किया। आज टाटा ग्रुप के 100+ कंट्रीज़ में ऑपरेशंस हैं। उनका कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी बल्कि ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपनी रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा ने यूथ और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना जारी रखा। उन्होंने काफ़ी इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि पेटीएम, ओला और जिमामे, जो उनका यूथ एंटरप्रेन्योरशिप पर विश्वास दिखाता है। रतन टाटा जी को फील्ड में उनके काम के कारण इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में रात को 11:30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी बिगेस्ट लेगेसी टाटा ग्रुप के थ्रू जिंदा रहेगी। रतन टाटा का विजन टाटा ग्रुप की कंपनीज के डीएनए में हमेशा के लिए इंटीग्रेट हो चुका है। रतन टाटा की सोशल कंट्रीब्यूशंस का भी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर डीप इम्पैक्ट रहेगा। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे। उनकी लेगेसी सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। हम सबके लिए रतन टाटा एक एग्जाम्पल हैं कि कैसे सक्सेस के साथ इंटेग्रिटी को बैलेंस किया जा सकता है।